In this video, I am going to talk about the activation of the helper T cells. मतलब वो helper T cells कब स्टिमुलेट होते हैं और उनके लिए क्या फैक्टर ज़रूरी हैं। हमने इससे पहले वीडियो में एंटीजन और माइक्रोफेज की बाइंडिंग को देखा कि उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। अब ये वाला स्टेप हमने देख लिया। अब हम देखेंगे अब ये उसके साथ MHC के साथ बाइंड करके हेल्पर टी सेल के ऊपर इसने बाइंड करना है। तो हेल्पर टी सेल एक्सेप्ट नहीं करता। हेल्पर टी सेल के बहुत नखरे होते हैं, तो इन नखरों को हम देखेंगे कि ये क्या नखरे हैं और इसकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं इस स्टेप की। APC और TCR, APC की TCR पे बाइंडिंग जो है इसकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं और बाइंडिंग के बाद ही ये स्टिमुलेट होता है। तो ऑब्वियसली इसकी स्टिमुलेशन को हम अगर देखें तो सबसे पहले हमारे पास ये एंटीजन प्रेजेंटिंग कॉम्प्लेक्स है, मैक्रोफेज है, उसके ऊपर प्रोटीजन है एंटीजन की, और एंटीजन के साथ और यहाँ पे MHC भी प्रेजेंट है। तो तीन चीज़ें बनाती हैं APC, मैक्रोफेज, एंटीजन एंड MHC, मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स। इसने बाइंड करना है हेल्पर टी सेल के साथ। ये TH0 कहते हैं जो अनस्टिमुलेटेड, मतलब वो अभी तक स्टिमुलेट नहीं हुआ हमारे पास हेल्पर टी सेल या CD4 सेल। तो उसके ऊपर प्रेजेंट है TCR, टी सेल का रिसेप्टर, टी सेल रिसेप्टर, और इसने इन दोनों ने बाइंड करना है। लेकिन अब ये जो हेल्पर टी सेल के नखरे हैं उनमें क्या फैक्टर है, वो कहता है कि जब तक तुम्हारे पास कोई आइडेंटिटी नहीं होगी मैं तुम्हारे साथ बाइंड नहीं करूँगा। तो ये बाइंड करते, ये एफिनिटी में क्लोज आते हैं, तो इनकी वजह से, बाइंडिंग की वजह से रिलीज होता है इंटरल्यूकिन 1। इंटरल्यूकिन 1 वो फैक्टर है जो इसको स्टिमुलेट करने में हेल्प करता है। लेकिन इस हेल्पर टी सेल के इतने ज़्यादा नखरे हैं कि इंटरल्यूकिन 1 की वजह से भी ये स्टिमुलेट नहीं होता। तो इंटरल्यूकिन 1 के बाद भी वो कहता है मुझे और स्टिमुलेटरी फैक्टर्स दो, मुझे और मोटिवेशन दो कि मैं स्टिमुलेट हूँ। तो इंटरल्यूकिन 1 हमारे पास एक स्टिमुलेटरी फैक्टर हो गया। दूसरा स्टिमुलेटरी फैक्टर हमारे पास क्या है, हमारे पास जो एंटीजन प्रेजेंटिंग कॉम्प्लेक्स या मैक्रोफेज जो है, इसके पास दो प्रोटीन्स होती हैं LFA और B7। ये हमारे पास सेकंड एंड थर्ड हमारे पास स्टिमुलेटरी फैक्टर्स हैं, को स्टिमुलेटरी फैक्टर्स कहते हैं हम इसको, LFA को और B7 को। और हमारे पास हेल्पर टी सेल के ऊपर साइट्स होती हैं, प्रोटीन्स होती हैं ICAM और CD28। अब एक तो इंटरल्यूकिन 1 हमारे पास मेन स्टिमुलेटरी फैक्टर है। को स्टिमुलेटरी फैक्टर में क्या आया, LFA मैक्रोफेज रिलीज करेगा प्रोटीन अपनी और वो बाइंड करेगी जाके ICAM के साथ। LFA बाइंड करेगी ICAM के साथ, और B7 प्रोटीन जो मैक्रोफेज के ऊपर है वो बाइंड करेगी CD28 के साथ जो हेल्पर टी सेल के ऊपर है। जब ये को स्टिमुलेटरी फैक्टर्स भी प्रेजेंट हैं, ये बाइंड किए, और इंटरल्यूकिन 1 भी प्रेजेंट है, अब हेल्पर टी सेल कहेगा कि चलो अब ठीक है मैं बाइंड कर जाता हूँ, और फिर उसके बाद एंटीजन की डिस्ट्रक्शन होगी। जब ये बाइंड कर गया तो हम कहते हैं कि हेल्पर टी सेल स्टिमुलेट हो गया, और फिर उसके बाद आगे वाला स्टेप चलेगा सारा। आगे वाला स्टेप क्या था, ये यही वाला स्टेप है कि TCR से बाइंड हुआ APC, हेल्पर टी सेल ने फिर आगे इंटरल्यूकिन बनाए। तो अब हमारा ये को स्टिमुलेटरी फैक्टर और स्टिमुलेटरी फैक्टर की वजह से हमारा जो है स्टिमुलेशन हो गई हेल्पर टी सेल की। हेल्पर टी सेल की दो तरह से स्टिमुलेशन हो सकती है, या तो वो हेल्पर T1 में बनेगा या हेल्पर T2 में। तो हेल्पर T1 में तब बनेगा जब इंटरल्यूकिन 2 सीक्रेट होगा। अब ये जो दो पाथवेज है ना, ये रिक्वायरमेंट्स पे डिपेंड करते हैं कि हमारे पास बैक्टीरिया आया है उसको डिग्रेड करना है या वायरस को डिग्रेड करना है एक्सेट्रा। तो इंटरल्यूकिन 2 अगर सीक्रेट होगा, शुरू में थोड़ी क्वांटिटी में स्टिमुलेट होता है, तो वो प्रोमोट्स डिफ्रेंशिएशन ऑफ हेल्पर टी सेल इनटू T1। इंटरल्यूकिन 2 इस सारे हेल्पर टी सेल को कहता है कि तुम सारे आके हेल्पर T1 में स्टिमुलेट हो जाओ, क्योंकि हेल्पर T1 के थ्रू हमने अगले ऑर्गेनिज्म को मारना है, एंटीजन को डिस्ट्रॉय करना है। तो इंटरल्यूकिन 2 अगर सीक्रेट हुआ तो सारे के सारे हेल्पर T1 जो हैं TH0 वो हेल्पर T1 टाइप 1 में स्टिमुलेट हो जाएंगे, सारे ये बनेंगे। और जब हेल्पर T टाइप 1 बन जाएंगे तो इंटरल्यूकिन 2 जो है वो इनको स्टिमुलेट कर देगा CD8 सेल्स को। ये CD8 सेल्स को स्टिमुलेट करता है तो बनते हैं हमारे पास साइटोटॉक्सिक टी सेल्स और मेमोरी टी सेल्स, वही सेम स्टेप पहले वाला। तो इसमें हुआ क्या कि स्टिमुलेशन हुई TH0 की, हेल्पर टी सेल की, जो अनस्टिमुलेटेड बढ़ता है उसको स्टिमुलेट हुआ, ऊपर से इंटरल्यूकिन 2 सीक्रेट हुआ। इंटरल्यूकिन 2 की सीक्रेशन की वजह से हमारे पास सारे के सारे हेल्पर टी सेल्स डिफरेंशिएट हुए इनटू टाइप 1। टाइप 1 ने इंटरल्यूकिन 2 सीक्रेट किया, और जो इसने CD8 सेल्स को कहा कि तुम साइटोटॉक्सिक टी सेल्स में कन्वर्ट हो जाओ, क्योंकि
हमारी जो रिक्वायरमेंट होती है वो ये होती है कि साइटोटॉक्सिक टी सेल्स की वजह से ऑर्गेनिज्म किल होगा, उसमें हमारे पास एंटीबॉडीज़ की ज़रूरत नहीं होती, तो साइटोटॉक्सिक टी सेल्स अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं। लेकिन अगर हमारा जो प्रोसेस है एंटीजन के ब्रेक डाउन का वो एंटीबॉडीज़ के थ्रू होना है, तो TH0 डिफरेंशिएट होगा इनटू टाइप 2 HD2 हेल्पर T2 टाइप 2 सेल्स। तो इंटरल्यूकिन 4 पहले सिक्रीट होगा, इंटरल्यूकिन 4 सिक्रीट होगा तो वो सारे के सारे सेल्स को कहेगा तुम टाइप 2 में कन्वर्ट हो जाओ। जब टाइप 2 में वो कन्वर्ट होंगे तो ये सिक्रीट करेंगे इंटरल्यूकिन 4 या 5। इंटरल्यूकिन 4 या 5 सिक्रीट हुआ तो हमारे पास बीटा सेल्स स्टिमुलेट होंगे। बीटा सेल्स ने प्लाज्मा सेल्स और मेमोरी सेल्स में स्टिमुलेट होना है, और प्लाज्मा सेल्स जो है हमारे पास वो फिर एंटीबॉडीज़ बनाते हैं। एंटीबॉडीज़ में मोस्ट इंपॉर्टेंटली हमारे पास इमेच्योर एंटीबॉडी जिसको हम कहते हैं, जो सबसे पहले बनती है वो होती है IgM। IgM जो है उसका इस सीक्वेंस वैसा ही होता है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ऊपर प्रेजेंट है। जो एंटीजन के ऊपर सीक्वेंस होता है हमारा, वही उसके कॉम्प्लीमेंट्री ही हमारा सीक्वेंस बनता है एंटीबॉडी का, ताकि वो इसको डिस्ट्रॉय कर सके बाइंड करके। तो दैट इज़ इट अबाउट द एक्टिवेशन ऑफ द हेल्पर टी सेल्स।